अच्छा, अब हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स देखने हैं, फिर हमने कुछ परमानेंट मेथड्स देखने हैं और लास्ट में हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात करनी है। ये टॉपिक अब रह गए हैं इस चैप्टर के। बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें तो सबसे पहले कंडोम आ जाते हैं, फिर डायफ्राम एंड कैप है, फिर स्पर्मिसाइड। अब कंडोम जो है वो मेल के भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं, चीप और वाइडली अवेलेबल हैं। ये इनका एक फ़ायदा ये है कि एसटीआई के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देते हैं, जैसा कि एचआईवी, लेकिन इनका फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 24% तक फेलियर रेट होता है। उसके बाद डायफ्राम एंड कैप की बात करें तो ये जो होती हैं लैटिक्स की या नॉन लैटिक्स की डिवाइसेस होती हैं, वजाइना में इनको इंसर्ट करना होता है और ये स्पर्म के पैसेज को प्रिवेंट करती हैं। कैप जो है वो सर्विक्स के ऊपर फिट आ जाती है और जो डायफ्राम है वो हैमक की तरह आता है बिटवीन पोस्टीरियर फोर्निक्स और सिम्फोसिस प्यूबिस। अब इनको जो है ना कैप्स और डायफ्राम को यूजुअली स्पर्मिसाइड के साथ मिला के यूज़ किया जाता है और इनका एक डिसएडवांटेज वो ये है कि वुमेन को प्रॉपरली सिखाना पड़ता है कि कैसे इंसर्ट करना है, कैसे रिमूव करना है। इसके फेलियर रेट भी 18% तक हैं। कंडोम के 24% तक थे, इनके 18% तक है। अच्छा, उसके बाद स्पर्मिसाइड मैंने कहा कि अकेला इनको नहीं यूज़ किया जाता है, इनको यूजुअली कंबाइन किया जाता है डायफ्राम एंड कैप के साथ। और इनमें जो है ना वो नोनोक्सिनोल एक स्पर्मिसाइडल प्रोडक्ट है, वो जेल के फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में या फोम स्पंज इस तरह के फॉर्म्स में अवेलेबल है। कुछ डाटा ने सजेस्ट किया है कि अगर इसको ज़्यादा यूज़ करें स्पर्मिसाइड को तो एचआईवी ट्रांसमिशन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए वो वाली वुमेन जो रिस्क पर होती हैं, जिनमें हाई रिस्क होता है एचआईवी इन्फेक्शन का, उनमें इनको फिर नहीं यूज़ करते स्पर्मिसाइड को। नेक्स्ट है वो परमानेंट मेथड आता है जिसमें फीमेल स्टेरिलाइजेशन है और मेल में विजेक्टमी है। तो स्टेरिलाइजेशन है परमानेंट मेथड है, इससे अलावा स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, ओ साइड तक नहीं पहुंचेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फर्दर फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगी। इसके ना मेथड लेप्रोस्कोपी भी है, हिस्टेरोस्कोपी भी है, लेप्रोटमी भी है। लेप्रोस्कोपी प्रेफर किया जाता है, मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। इसमें करते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर ना एक क्लिप लगा देते हैं, फिश क्लिप लगा देते हैं और उससे जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाती है। लेकिन ये ना कॉन्ट्रासेप्शन कंफर्म तब होती है जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है, इसीलिए नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक वेट करते हैं ना, फिर कंफर्म हो जाता है कि ये अब जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन मिल रही है। क्योंकि हो सकता है जब आपने क्लिप रखा है उसी साइकिल का जो है वो एग फर्टिलाइज हो चुका हो और उसकी इम्प्लांटेशन ना हो जाए, इसीलिए 1 मंथ तक जो है ना वो साथ दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड यूज़ किए जाते हैं। 1 मंथ के बाद जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो कंफर्म हो जाता है, तो फिर आप इस पर रिलाई कर सकते हो। अच्छा, वो वाली वुमेन जिनमें सर्जिकल रिस्क होते हैं, जैसे उनकी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई होती है या ओबेसिटी की वजह से, उनमें फिर हिस्टेरोस्कोपिक अप्रोच को भी यूज़ कर लेते हैं। और वो वाली वुमेन जो सी सेक्शन के साथ ही स्टेरिलाइजेशन करवाना चाह रही होती हैं, तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करके उनसे कंसेंट ले लेनी होती है, क्योंकि एक परमानेंट प्रोसीजर है तो इसकी वैलिड कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद वुमेन जो है वो जो स्टेरिलाइजेशन को कंसिडर करी है, उनको क्या एडवाइस देनी है, क्या काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले उनको बताना है कि इरिवर्सिबल मेथड है, परमानेंट मेथड है और इसका जो है वो फेलियर रेट किस हिसाब से, अगर लेप्रोस्कोपी से करवाएंगे तो उसका फेलियर रेट जो है वो कम है, 1:200 है। हिस्टेरोस्कोपी से फेलियर रेट ज़रा ज़्यादा है, 1:500 तक है। और ये जो है ना इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशन फिर उनको बता देने हैं कि जो है बोवल को ट्रॉमा हो सकता है, ब्लैडर को हो सकता है, ब्लड वेसल्स को हो सकता है। विजेक्टमी एक सेफर मेथड है, क्विकर मेथड है और लेस मोर्बिडिटी है। यानी अगर हम स्टेरिलाइजेशन को विजेक्टमी को कंपेयर करें तो विजेक्टमी ज़्यादा अच्छा मेथड है, वो सेफ है, क्विकर है, उसमें मोर्बिडिटी भी कम है, जबकि स्टेरिलाइजेशन में कॉम्प्लिकेशन ज़रा ज़्यादा होती हैं। और कुछ केसेस में वुमेन फिर रिग्रेट करती हैं बाद में कि हमें ये नहीं करवाना चाहिए था। यूजुअली वो वुमेन अगर अंडर 30 ईयर्स की हो या वुमेन जो है नली पैरिटी हो या रिसेंट उनकी प्रेगनेंसी हो, जैसे अबॉर्शन मिसकैरेज, उसके बाद वो कहें कि हमारी स्टेरिलाइजेशन कर दें, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो रिग्रेट करती हैं। इसलिए ऐसी वुमेन जो कम एज की हैं या नली पैरिस हैं या उनकी जो है वो रिसेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, तो उनको फिर आपने क्लियरली काउंसिल करना है कि आप अच्छे से सोच समझ के फिर डिसीजन लें। अच्छा, अब ये जो है वो स्टेरिलाइजेशन एसटीएस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देती, ये याद रखना है। अफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो तब तक रिक्वायर है जब तक मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो जाती। अगर हम जो है वो लेप्रोस्कोपी करें तो जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो जाती इस मंथ की, तब तक ये जो है ना वो आपको साथ कॉन्ट्रासेप्शन रखनी होगी, वो आप बैरियर मेथड यूज़ करने पड़ेंगे या हार्मोनल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर हम हिस्टेरोस्कोपी से करेंगे प्रोसीजर तो तब 3 मंथ्स तक जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी पड़ेगी, टेम्परेरी मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। उसकी कंफर्मेशन 3 मंथ्स तक के बाद होती है। अच्छा, इसमें जो है ना वो यूजुअली तो प्रेगनेंसी नहीं होती स्टेरिलाइजेशन के साथ, लेकिन अगर होगी तो यूजुअली एक्टोपिक होती है, जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस के केस में होता है वैसा ही है। और इसकी जो रिवर्सल है मतलब एक तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल कहते हैं ना कि इसका रिवर्सल नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो हिस्टेरोस्कोपिक अप्रोच की गई है तो फिर तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, रिवर्सल आप नहीं कर सकते। लेकिन लेप्रोस्कोपी के केस में रिवर्सल किया जा सकता है, लेकिन उसका फिर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि अगर रिवर्स कर भी दें तो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वो थोड़ा सा बताता है हिस्टेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन का कि इसमें कि ये कब करते हैं, तो मैंने बताया तब करते हैं अगर एब्डोमिनल सर्जरी के रिस्क फैक्टर हो, तब फिर इसको किया जाता है। इसको ना आउट पेशेंट प्रोसीजर यानी ओपीडी में कर सकते हैं विदाउट जनरल एनेस्थीसिया, इसको कर देते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होता है, एक्सपेंडिंग स्प्रिंग होता है, टाइटेनियम का या स्टील का या निकल का बना होता है। उसको जो है ना वो ओस्टिया पे इंसर्ट कर देते हैं, यानी जहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है ना
यूट्रस में, वहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं फ्लोपियन ट्यूब की ओपनिंग में। और फिर ये जब वहाँ पर रहती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे फाइब्रोसिस करवा के उस पूरे जो सेक्शन है उसको क्लोज कर देती है, ब्लॉक करवा देती है। इसीलिए ये ज़्यादा टाइम लेती है, इसमें 3 मंथ्स लगते हैं प्रोसीजर होने में। 3 मंथ्स तक साथ टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर होती है। अच्छा, और इसको बाद में इसकी पोजीशन को एक्सरे की मदद से, अल्ट्रासाउंड की मदद से कंफर्म कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है जी विज़ेक्टमी। ये मैंने बताया कि ज़्यादा सेफ टेक्निक है। इसको नो स्कैल्पल विज़ेक्टमी होती है एक टाइप, जिसमें स्क्रोटम में सिंपली एक वोंड करते हैं और वोंड करके लोकल एनेस्थीसिया में और वोंड करके विज़ेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है नो स्कैल्पल विज़ेक्टमी का, कि स्क्रोटल हीमाटोमा बन सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसमें भी 12 मंथ तक जो है ना वो तकरीबन 12 वीक, सॉरी मंथ नहीं वीक, 12 वीक का पीरियड लग जाता है एजोस्पर्मिया होते होते, इसलिए तब तक ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करनी होती है। चलें, उसके बाद जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आ जाती है। इसका एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि इस केस में हम कॉपर की जो है ना वो डिवाइस यूज़ करते हैं। और दो इसमें ओरल मेडिसिन भी हैं, उनको भी हमने स्टार्टिंग में जब वॉइस में पहला बनाया था उसमें जिक्र किया था कि तब भी ना ओरल भी जो होती है ना वो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ की जा सकती है। तो तीन इस तरह से हमारे पास होगी। एक होती है कॉपर इंटरल्यूटेन डिवाइस, दूसरी होती है लीवोनोर्जेस्टेरोन और तीसरी होती है यूलिप्रिस्टल एसीटेट। लिवोनोर्जेस्ट्रल और यूलिप्रिस्टल एसीटेट, ये तीन जो है ना ये यूज़ की जाती हैं। जो कॉपर इंटरल्यूटेन डिवाइस है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, इन तीनों में सबसे इफेक्टिव वो वाला है। अच्छा, वो फर्स्ट डिवाइस होना चाहिए। अब वो क्या करता है, क्या वो कैसे वर्क करता है, वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है इसीलिए उसको जो है ना वो 5 डेज तक, 5 डेज आफ्टर जो है ना वो इंटरकोर्स उसको यूज़ किया जा सकता है। 5 डेज के अंदर अंदर अगर यूज़ कर लिया तो वो प्रिवेंट कर देगा इम्प्लांटेशन को। लेकिन ये जो यूलिप्रिस्टल एसीटेट है इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं 120 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ करना ज़रूरी है। इंटरकोर्स की और जो लिवोनोर्जेस्ट है उसको 96 आवर्स के अंदर यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन जो कॉपर है उसका 5 डेज के अंदर अंदर तक यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इससे जो है ना वो कंपेयर करा लिवोनोर्जेस्ट्रल इंटरयूटेराइन डिवाइस के साथ कि कॉपर की इंटरयूटेराइन डिवाइस तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन लिवोनोर्जेस्ट्रल को देखा गया कि वो ऐसा कोई जो है ना वो नहीं बेनिफिट देती, इसलिए उसको कभी यूज़ नहीं करते इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, और जो है वो कॉपर को ही यूज़ करते हैं। वैसे लिवोनोर्जेस्ट्रल को यूज़ किया जाता है ओरली, ठीक है, लेकिन डिवाइस उसकी यूज़ नहीं करते। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और अब जो है ना वो हम बाकी चैप्टर्स को देखेंगे।